राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे। तेलुगु देशम पार्टी और जन सेवा पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आगामी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 118 नामों के 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद ले सकेंगे। योगी सरकार द्वारा अयोध्या में पर्यटन को और समृद्ध करने के लिए तथा जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया गया है। मणिपुर पुलिस ने मौजूदा संकट को देखते हुए जहां तक संभव हो स्थानांतरित कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का फैसला कहा जरूरत के आधार पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 17 व 18 फरवरी को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त करते हुए अगले 6 माह के भीतर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। भरूच सीट आपके खाते में जाने पर कांग्रेस नेता ने दिखाए तेवर, कहा अहमद पटेल की विरासत को बेकार नहीं जाने देंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से धैर्य बरतने को कहा और कहा कि समाधान जरूर निकलेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू की, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले खुद को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आपने बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। ये बात आज इस आयोजन से पुष्ट हो रही है। पीएम ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कोने कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाखों परिवारजनों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको
बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिलती रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी, सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। ये विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विकसित छत्तीसगढ़ उनके सपनों को पूरा करेगा। आप सभी को फिर से इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना और अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र देश के किसान और ग्रामीण विकास तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता अनेक पार्टियों की सरकारों के सामने अपना मांग रखते रहे कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी। परंतु सालों तक इस मांग को कोई एड्रेस नहीं करता था, कोई पूरी करने के लिए इस पर ध्यान भी नहीं देता था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 70 साल पुरानी मांग को समाप्त कर एक फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय, और मुझे कहते हुए गौरव कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता हुआ सहकारिता मंत्रालय आज फुल फ्लेज मंत्रालय बनने के बाद 35 महीनों में लगभग 54 से ज्यादा इनिशिएटिव लेकर पैक्स से लेकर एपेक्स तक और सहकारिता क्षेत्र के हर आयाम में एक नई शुरुआत कर नए जोश के साथ आज आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र को लगभग 125 साल के बाद प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से एक नया जीवन मिला है और अब इस निर्णय के कारण और 125 साल तक
सहकारिता आंदोलन इस देश की सेवा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज यहाँ से करीब 18,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन आज से शुरू हो। इसका ट्रायल रन भी हो चुका है, लेगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है और यहाँ से मोदी साहब के क्लिक करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा 18,000 पैक्स का। मुझे बरोबर याद है जब मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर ये 29 जून 2022 को ये प्रस्ताव आया, तब कैबिनेट के मंत्रियों के सामने आशा रखी थी कि इसका जल्द क्रियान्वयन हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाए हैं और मुझे आनंद है कि पूरे देश की सरकारों ने रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये बायलॉज को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट भी किया है, लागू भी कर दिया है और पैक्स तक पहुंचा भी। और वो बायलॉज लागू होते ही पैक्स 20 प्रकार के नए काम कर पाए। ढेर सारे कामों को आज पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता जो खुला था बायलॉज से, आज कंप्यूटराइज होने से सारी चीजों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित कर लिया गया है और देश की हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मित्रों, आज इसके साथ साथ एक विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत होने जा रहा है। हमारे मंत्रालय से इसका प्रारूप गया, कैबिनेट मसौदा गया। मोदी जी ने स्वयं 6 बार इसको हमारे साथ चर्चा की, 2 बार प्रेजेंटेशन देखा, सुझाव दिए और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आनंद है, आपकी कल्पना के अनुरूप हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है। आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का है और इसके साथ साथ 500 गोडाउन का, 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के बैनर तले सीटों को लेकर समझौता हुआ है। इसी कड़ी में आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली लोकसभा में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, जिसमें आप 2 सीटों पर और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से आप 1 सीट पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही गोवा की 2 सीटों और चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है।
जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर चलने के लिए संकल्प लेने का दिन है। सीएम ने बताया कि संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी मूल्यों के पुरोधा थे, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों तथा कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ, लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुँचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, आज का दिन
ऊंच नीच, छुआछूत, छूत, भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस भक्ति आंदोलन के वो महान संत थे जिन्होंने भारत कभी कमजोर न हो, उस समय भारत कमजोर हो चुका था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। नई ऊर्जा समाज के अंदर भरी, देश के अंदर भरी और रविदास जी ने समाज को जो आजादी का महत्व है, आजादी के महत्व को भी बताया और जो सामाजिक विभाजन है उसको भी एक समान लाने का काम उन्होंने किया। उस विभाजन को पाटने का काम भी संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो, सब में समानता हो। और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए आज भी जो उन्होंने तब बताया था उनको आज भी हम आत्मसात करें। सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख, ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम सब लोग आज के इस अवसर पर एक संकल्प लेकर जाएं, एक शपथ लेकर जाएं, एक सौगंध लेकर जाएं कि जिन मार्गों पर पूज्य गुरु संत रविदास जी ने समाज से परिकल्पना की थी, समाज के लिए जो रास्ता छोड़ गए, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम अपना योगदान देंगे, जिस क्षेत्र की भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को भली भांति हम उसका पूरा कर पाएंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए पूज्य गुरु संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए तथा उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की करोड़ों रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
सीएम ने कहा कि हरियाणा चिकित्सा के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए 2015 में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था और आज प्रदेश के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें एम्स का शिलान्यास किया है। बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहां शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है, 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं, उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव हैं, हर गांव में 1, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहां बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ इंश्योरेंस, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ,
उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।